हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट टर्म में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के, उनमें सिर्फ एमसीक्यू ही आने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, जो पहला चैप्टर है हमारा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, बुक 1 का भूगोल। ठीक है, उसी के हम एमसीक्यू, जो उसमें से संभावित एमसीक्यू आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और पूरा देखेंगे, और आप चाहें तो इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट अवश्य कर लें। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, कौन सा जो है भूगोल का वर्णन नहीं करता। ठीक है, अब इसमें हम आपको सीधे आंसर बताएंगे ताकि आप और चीज़ों को पढ़ के आप कन्फ्यूजन ना हो जाएं। तो इसका जो आंसर है वो है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप जैसे जैसे तकनीक का विकास हुआ, डेवलप हुई है, आधुनिक समय में यह बात प्रासंगिक नहीं है। कौन सी बात? जो ऊपर कह रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तकनीक चाहे कितनी ही विकसित हो जाए, उसको हम ऐसा नहीं बोलेंगे। तो दिस इज़ द आंसर। तो आंसर मैंने नीचे यहाँ पर डी लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए, ये हमारे 4 आंसर हैं। तो इसमें आप ये देखिए, निम्नलिखित ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है, इसको आप ज़रा कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गया है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। क्या था? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र। अब देखो, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों, अब हमने भूगोल पढ़ी है। भूगोल क्या है? पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो इसमें चंद्रमा कहाँ से आ गया? तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये एक भौगोलिक सूचना का स्रोत हमारा नहीं है। आंसर सी हमने लिख भी रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्योन्य क्रिया क्या होती थी? मैंने बताया था, जब मानव और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है प्रौद्योगिकी, यानी तकनीक, टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही तो मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करी है। वह हालांकि पूर्णतया नहीं करी, लेकिन काफ़ी हद तक कर ली है। तो यही है हमारे पास इसका आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? उपागम, ये आप जब पीछे चैप्टर में जाओगे तो जहाँ 2 टेबल बनी हुई हैं वहाँ आपको पता चलेगा। मात्रात्मक क्रांति उपागम नहीं है, ये भी उपागम है, ये भी उपागम है, और ये भी उपागम है। अभी अब आगे क्वेश्चंस भी आएंगे इसके ऊपर। तो मात्रात्मक क्रांति जो है वो कोई उपागम नहीं है। ये एक तरीका तो था उपागम का, ठीक है, उपागम के अंदर आता है ये, लेकिन ये कोई उपागम नहीं है। मानव भूगोल की यासीन मानव, ठीक है, और अस्थाई, ये अस्थाई लिखा हुआ, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है, पृथ्वी के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था भाई? ये कहा था, ये हमारी 3 डेफिनेशन दे रखी हैं, उनमें से ही है ये हमारा कहा था कुमारी सैंपल ने। ठीक है, जो रेड जेल की क्या थी? शिष्या थी। तो ये उन्होंने कहा था, ये परिभाषा लेकर पूछा हुआ है। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार की खोज और कोई तत्कालिक परिणाम। यह किसने कहा था? ये तीसरी परिभाषा थी, ये थी विडाल डी ब्लाश ने, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, इसलिए परिभाषाओं को भी याद रखो। अब आ गया एंथ्रोपी जियोग्राफी, किसने लिखी? जो सबसे मानव भूगोल के जनक जिनको कहा जाता है, रेड जेल, ये उनकी पुस्तक है। रेड जेल ने लिखी थी ये कब लिखी थी उन्होंने? ये लिखी थी उन्होंने 1882 से और 92 के बीच, यानी 10 साल में इसके 3 खंड आए थे। और 1882 से कब के बीच में? 92 के बीच में 3 खंडों में ये पूरी हुई थी। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। एक आ गई ज्योग्राफिया जर्नलिस के लेखक कौन है? इसके लेखक वारेनियस थे हमारे। अब देखो, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? ये 4 उपागम दे रखे हैं। ये जाना जाता है उत्तर आधुनिकतावाद उपागम। आप ये जो लास्ट में 2 टेबल दे रखे हैं, उन्हीं में से जो उपागम वाली टेबल है उसमें ही ये आंसर बन रहे हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जनक, जो आधुनिक मानव भूगोल है, इसके जो जनक हैं वो हैं रेड जेल। रेड जेल हैं इसके आधुनिक मानव भूगोल के। और मानव भूगोल के जनक, यानी मानव भूगोल के जनक, उसके जनक थे हमारे स्ट्राबो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, आधुनिक के रेड जेल, लेकिन मानव भूगोल के स्ट्राबो। नवनिश्चयवाद, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनिश्चयवाद कौन सा था जिसमें संभववाद और नियतिवाद दोनों का बीच का रास्ता माना गया था? ठीक है, ये थे टेलर, ग्रिफिथ टेलर इनका पूरा नाम था। क्या था इनका पूरा नाम? ग्रिफिथ
टेलर। नियतिवाद यानी सबसे पहला जो वाद था नियतिवाद के विचारक कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ये सारे ही उसके विचारक थे। ये सब आते हैं उसमें रेड जेल और सैंपल भी आते हैं। ठीक है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कौन थे इसके सर्वप्रथम प्रचारक? विडाल डी ब्लास, इन्होंने किया था। ठीक है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? सबसे पहली वाली में, नियतिवाद वाली में। और नियतिवाद के समर्थक कौन कौन से थे? उनमें से ये एलन सैंपल ही उसकी समर्थक थी, बाकी कोई समर्थक नहीं थे, तो इन्होंने ही कहा था। इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिक एनवायरनमेंट, ये किसने लिखी थी? ये भी एलन सैंपल ने ही लिखी थी ये बुक। ठीक है। और कब लिखी थी ये वाली बुक एलन सैंपल ने? ये जब ये रेड जेल की शिष्या बन गई थी और उन्होंने अपनी थ्योरी देनी शुरू करी, तो 1911 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। रेड जेल ने कब लिखी थी अपनी वाली? वो 1882 से 92 के बीच 3 खंड थे, ये 1911 में फिर इन्होंने लिखी। प्रिंसिपल्स डे ज्योग्राफिक ह्यूमेन, ये किसने लिखी थी? ये विडाल डी ला ब्लास ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1921 में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कब लिखी थी, तो आप 1921 इसको बता सकते हो कि ये वाली जो पुस्तक है ये 1921 में लिखी गई। भूगोल की कौन सी शाखा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? देखो, जनसंख्या भूगोल भी पढ़ते हैं हम इसमें, आर्थिक भूगोल भी पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल अलग है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल तो भूगोल की शाखाएं हैं, और सांस्कृतिक भूगोल भी पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल इज़ द राइट आंसर। ठीक है। भौतिक भूगोल मानव भूगोल के अंदर नहीं आती, क्योंकि भौतिक भूगोल तो एक अलग से शाखा है। किस विषय को माँ अनुशासन कहा जाता है? ये भी भूगोल को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं। बहुत सारे विषयों को मिलाकर थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर तब भूगोल बनाया गया। भूगोल में हम थोड़ा सा राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, इतिहास भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, सब बहुत सारे 13-14 विषय हैं जिनको हम भूगोल के अंतर्गत थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। किस तत्व को मदर नेचर कहा गया है? कौन से तत्व को कहा गया है जी? भौतिक पर्यावरण को कहा गया है। भौतिक पर्यावरण मदर नेचर कहा जाता है। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। निम्न में से कौन कौन मानव भूगोल के क्षेत्र हैं? मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से हैं जी? आर्थिक भूगोल भी पढ़ते हैं हम, आवास भूगोल भी पढ़ते हैं, जनसंख्या भूगोल, सभी। तो इसके क्या जाएंगे? उपरोक्त सभी इसके क्षेत्र हैं। ये सबसे लास्ट में जो टेबल दे रखी है उसमें आपको मिल जाएगा। निम्न में से क्या सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र देखो, विपणन भूगोल यानी कॉमर्स, ये आर्थिक भूगोल में आता है, तो दिस इज़ द आंसर। बाकी सब सामाजिक भूगोल में आते हैं। निम्न में से क्या आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? अब आर्थिक भूगोल में देखो, संसाधन, उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय सब आते हैं। व्यवहारवादी भूगोल ये जो है ये आर्थिक भूगोल में नहीं आता। व्यवहारवादी ये किस में आता? सामाजिक भूगोल में। ये यहाँ मानक नहीं है, मानव है, इसको आप समझ लेना। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी यानी तकनीक का विकास कर पाएंगे। जब उसने प्रकृति के नियमों को समझ लिया, इसका उदाहरण क्या है? वायुगति के नियम सही है, DNA ये भी सही है, आग की खोज भी, यानी उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। ठीक है। तो इन सभी नियमों को समझने के बाद ही मानव ने टेक्नोलॉजी का विकास किया। आरंभिक उपनिवेशी युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? सबसे स्टार्टिंग में कौन सा प्रचलित था? अन्वेषण और विवरण। अंतर्युद्ध अवधि के बीच में, अब अंतर्युद्ध अवधि के बीच में कौन सा आ गया? अंतर्युद्ध अवधि के बीच में आ गया था क्षेत्रीय विभेदन। ये अंतर्युद्ध अवधि के बीच में आ गया, क्योंकि पहले तो सबसे पहले क्या आया था हमारे पास? सबसे पहले तो आरंभिक आया था, आरंभिक उपनिवेशक युग आया था, आरंभिक उपनिवेशी। फिर उसके बाद आया था उत्तर उपनिवेशी। अब उत्तर उपनिवेशी में शायद, हाँ ये रहा उत्तर उपनिवेशी, इसका जो था उपागम प्रचलित, ये था हमारा प्रादेशिक विश्लेषण। देखो कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? ये था सबसे लास्ट वाला, स्थानिक संगठन, ये सबसे प्रचलित था। ये सब टेबल में से बनाए हुए क्वेश्चन है बेटा। मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी जो विचारधाराएं हैं, इन उपागमों का उदय कब, ये भी उपागम थे, कब हुआ था इनका? ये हुआ था 1970 के दशक में। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। तो बस आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप अपने आप भी बना सकते हो, या जब आगे समय आएगा तो मुझे समय मिला तो मैं और एक आध वीडियो इसके ऊपर बनाकर डालूंगा। तो इन क्वेश्चंस को बेटा ध्यान से पढ़ो, इनमें से
क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।